26 नवंबर 2008 ये वो तारीख है जब मुंबई, जो शहर कभी नहीं सोता, उसे एक ऐसे खौफनाक सपने में धकेल दिया गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज परत दर परत समझते हैं उस हमले की कहानी को जिसने भारत के इतिहास पर एक बहुत ही गहरा जख्म छोड़ा है। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, नहीं, ये एक पूरे शहर की घेराबंदी थी। 60 घंटे, मतलब लगभग 3 दिन तक मुंबई आतंक के साये में जीती रही। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो वक्त है जब मुंबई की धड़कनें जैसे थम सी गई थीं। जरा सोचिए, अपने ही शहर में कैद होकर जीना, जहां हर पल गोलियों और धमाकों की आवाज गूंज रही हो। उस वक्त यही मुंबई की हकीकत थी। और इस पूरे आतंक की कीमत 175 जानें। इस नंबर के पीछे 175 जिंदगियां हैं, 175 कहानियां हैं। इनमें वो आम लोग थे जो काम से घर लौट रहे थे, वो दोस्त थे जो एक कैफे में अपनी शाम गुजार रहे थे, और वो बहादुर सुरक्षाकर्मी थे जो शहर को बचाने के लिए सबसे आगे खड़े थे। इस हमले ने किसी में कोई फर्क नहीं किया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब शुरू हुआ समंदर से। 10 हमलावर एक मछली पकड़ने वाली नाव में छिपकर शहर के किनारे पर उतरे। समंदर का रास्ता चुनना एक बहुत सोची समझी चाल थी। इसने भारत की कोस्टल सिक्योरिटी को पूरी तरह से धोखा दिया और उन्हें हमले का सबसे बड़ा हथियार दिया, सरप्राइज का एलिमेंट। सिर्फ 10 लोग, लेकिन 12 अलग अलग जगहें, और वो भी एक ही रात में। ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी, नहीं, ये एक प्रॉपर मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था। हमलावरों ने शहर के दिल पर चोट की। एक भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, आलीशान होटल्स, एक यहूदी सेंटर और यहां तक कि एक हॉस्पिटल भी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, ज्यादा से ज्यादा तबाही और खौफ फैलाना। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स हमला आखिर मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, तैयारी। महीनों की प्लानिंग, जासूसी और खतरनाक ट्रेनिंग। तो चलिए अगले कुछ हिस्सों में हम इसी ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिसने इस तबाही को अंजाम दिया। तो इस हमले की पूरी स्क्रिप्ट किसने लिखी? वो था लश्कर-ए-तैयबा, जो पाकिस्तान में बैठा एक आतंकवादी संगठन है। ये संगठन अपने भारत विरोधी एजेंडे के लिए कुख्यात है और इसका मकसद था भारत को अस्थिर करना। हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी जैसे इसके सरगनाओं ने इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली थी। कहते हैं ना कि हर बड़ी साजिश में एक भेदी होता है। इस कहानी में वो किरदार था डेविड हेडली, एक पाकिस्तानी अमेरिकन जिसके पास वेस्टर्न पासपोर्ट था और वो बहुत आसानी से मुंबई आता जाता रहा। उसने सिर्फ जगहों की तस्वीरें नहीं ली, बल्कि उसने हर होटल के फ्लोर प्लान, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और सुरक्षा की कमजोरियों का पूरा खाका तैयार किया। असल में हमलावरों ने मुंबई को उसी की आंखों से देखा था। ये जो 10 हमलावर चुने गए थे ना, उन्हें सिर्फ आतंकवादी नहीं बनाया गया, उन्हें तो एक तरह से एक डेडली कमांडो यूनिट में तब्दील कर दिया गया था। उन्हें सिर्फ AK-47 चलाना नहीं सिखाया गया, बल्कि RDX जैसे विस्फोटक बनाना, समंदर की लहरों के बीच नाव चलाना और बंदूकों को काबू में रखने की बेहद क्रूर ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग उन्हें दिमागी तौर पर भी ऐसा बना देती थी कि वो बिना सोचे समझे सिर्फ हत्या कर सकें। तो ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, नक्शे तैयार थे, अब बस उस काली रात का इंतजार था। चलिए वापस चलते हैं 26 नवंबर की उस रात में, जब मुंबई में अचानक गोलियों की गूंज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है या अगला निशाना कौन होगा। जरा इस टाइम लाइन को देखिए। रात 9:30 बजे शहर के 2 सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लियोपोल्ड कैफे पर एक साथ हमला होता है, और अगले 1 घंटे के अंदर 2 टैक्सी बम धमाके शहर को दहला देते हैं। ये साफ दिखाता है कि हमलावर एक ही समय पर पूरे शहर में फैलकर दहशत का माहौल बनाना चाहते थे, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर मारे गए 58 लोगों में ज्यादातर वो आम मुंबईकर थे जो अपनी दिन भर की थकान के बाद बस घर लौट रहे थे। ताज और ओबेरॉय जैसे होटलों में, जो मुंबई की शान थे, आतंकवादियों ने विदेशियों और भारतीयों को बंधक बनाया, जिससे ये सिर्फ एक लोकल नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन गया। जब हमलावर मुंबई के किनारे पर उतरे तो कुछ लोकल मछुआरों को उन पर शक हुआ। उन्होंने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, तो जानते हैं जवाब क्या मिला? अपने काम से काम रखो। ये शब्द हमलावरों के घमंड और उनके कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। उन्हें यकीन था कि उन्हें कौन ही रोक सकता, और दुख की बात यह है कि उस पल वे सही थे। जब हमला शुरू हुआ तो पहले कुछ घंटे पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। मुंबई पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि कितने हमलावर हैं या वे कहां हैं।
इस शुरुआती कंफ्यूजन के बीच शहर के पुलिस वालों ने गजब का साहस दिखाया और आतंकवादियों से लोहा लिया, और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ये स्लाइड दिखाती है कि ये लड़ाई कितनी एक तरफा थी। आप देखिए, एक तरफ थे AK-47 और ग्रेनेड से लैस आतंकवादी, और दूसरी तरफ थे मुंबई पुलिस के जवान जिनके पास थी बस पुरानी रिवॉल्वरें। इस असमानता का नतीजा बहुत भयानक था। कई बहादुर पुलिस वाले शहीद हुए क्योंकि उनके पास आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए सही हथियार ही नहीं थे। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ नाम उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। हेमंत करकरे जैसे अफसर जो सामने से लीड करते हुए शहीद हो गए। सहायक सब इंस्पेक्टर तुकाराम उम्बले, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना 23 गोलियां खाकर भी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। और NSG के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इन्हीं हीरोज के बलिदान ने शहर को बचाया। तो जब 60 घंटों के बाद गोलियों की आवाज थमी, तब मुंबई के जख्मों का हिसाब लगना शुरू हुआ। इस हमले ने सिर्फ शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब हम देखेंगे कि इस तबाही के बाद भारत की सुरक्षा नीति, राजनीति और पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर इसका क्या स्थायी असर पड़ा। 9 हमलावर मारे गए, लेकिन एक जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। और उसका जिंदा पकड़ा जाना इस केस का सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता सबूत था। उसके कबूलनामे ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कसाब का मुकदमा सिर्फ एक आतंकवादी को सजा देना नहीं था, बल्कि ये भारत के लिए न्याय का एक प्रतीक बन गया। 26/11 भारत के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने हमारी सुरक्षा की हर कमी को उजागर कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया। आतंकी मामलों के लिए NIA जैसी एक खास एजेंसी बनाई गई। NSG के नए हब बनाए गए ताकि कमांडो जल्दी से किसी भी शहर पहुंच सके, और आतंकवाद विरोधी कानूनों को और सख्त किया गया। ये सारे बदलाव 26/11 की आग में तपकर निकले थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 26/11 जैसे हमले ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन क्या हम भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। बेहतर इंटेलिजेंस, कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करना और आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करना, ये कुछ रास्ते हैं, लेकिन 26/11 हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सुरक्षा एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है।